हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है। अगर आप भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आप ले सकते हैं, और आईटी एक्ट के अनुसार इसके रिलेटेड कौन कौन से प्रोविज़न दिए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो जो रिलेटेड प्रोविज़न है उसके बारे में आपको लिखना है। साथ ही आप ये प्रोसीजर भी बता सकते हैं कि कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो है थ्योरी बेस्ड पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिनका जवाब आपको किसी वीडियो के माध्यम से ही पता चलता है या आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहीं और से आपने पढ़ी हो। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी को चुनना होता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी को हम क्या कहते हैं, प्रमाणित प्राधिकारी। यानी कि ये क्या करती है, भारत में केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफाइंग अथॉरिटी ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी कर सकती है। जैसे कि आपको ऑनलाइन आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर ई मुद्रा है, सेफी है, कैप्रिकॉर्न है, एनआईसी है, ये सारी सर्टिफाइड अथॉरिटी है सरकार के द्वारा। इन पर जाकर आप अपना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है, इसे प्राप्त करने से पहले आपको पहचानना होगा इसको, यानी कि डिजिटल सर्टिफिकेट सिग्नेचर सर्टिफिकेट के प्रकार हैं, अलग अलग टाइप है। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए, जिसमें कि कैटेगरी क्या होती है, क्लास 2 का, क्लास 3 है, सिग्नेचर है, एनक्रिप्शन है और कॉम्बो है। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बांटी हुई है। आमतौर पर सरकारी पोर्टल, जीएसटी, एमएसी, ईपीएफओ आदि के लिए क्लास 3 सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप इस सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज़ जो आपको पता होने चाहिए इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने से पहले, वो है हमारा पहचान पत्र हो गया, जिसमें कि आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर पासपोर्ट हो गया। उसके बाद है आपका एड्रेस प्रूफ, यानी कि पते का प्रमाण आपको देना होगा, जिसमें कि आपका आधार कार्ड हो गया या बैंक की स्टेटमेंट हो गई या फिर बिजली बिल हो गया। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ होने चाहिए और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। ये चीज़ें ज़रूरी होती है। अब जैसे ही आप ई मुद्रा पर जाते हैं ऑनलाइन, उसके बाद आपको एक आवेदन फॉर्म भरना होता है। अब आवेदन फॉर्म भरना होता है, उस आवेदन फॉर्म को भरने के लिए कुछ ज़रूरी जानकारी उसमें आपको डालनी होती है। नाम, पता, ईमेल, मोबाइल, दस्तावेज अपलोड करने होते हैं और आवेदन शुल्क भरना पड़ता है। इसमें अलग अलग होता है कि आपको किस तरीके का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए। कम से कम 400 रुपये से लेकर ये 2000 तक जाता है। अगर आप कौन से क्लास को सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आप लेना चाहते हैं, उस बेसिस पर ही जो फ़ीस है वो डिफरेंट होती है। उसके बाद आपकी केवाईसी की जाती है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी कि आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है, यानी कि आवेदक को कैमरा ऑन करके पहचान की पुष्टि करनी होती है या फिर सत्यापन वीडियो या फिर लाइव फ़ोटो के माध्यम से किया जाता है, ताकि ये चीज़ वेरीफाई हो सके कि आप ही उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आवेदन पूरा होने के बाद उसकी जांच की जाती है। एक तरीके से कहें कि उसका इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अब ये सर्टिफिकेट आप क्या करते हो, डाउनलोड करते हो या फिर यूएसबी टोकन में इसको इंस्टॉल करते हो। यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को यूएसबी क्रिप्टो टोकन जैसे ई पास या प्रॉक्सी की में इंस्टॉल किया जाता है, और जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उसके द्वारा लिंक से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है।
तो शुरू से आखिर तक की अब क्या प्रक्रिया है एक बड़ी शॉर्ट्स में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल एक रवि नाम का व्यक्ति है, वो ई फाइलिंग करना चाहता है या कंपनी का फाइलिंग का काम करना चाहता है। अब वो क्या करेगा, ई मुद्रा पर जाएगा, वेबसाइट पर जाएगा, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेगा। जैसे उसने क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चुना है, उसके बाद वो दस्तावेज अपलोड करेगा, फीस भरेगा, केवाईसी पूरी होगी, अप्रूवल होगा और फिर यूएसबी टोकन के माध्यम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इंस्टॉल कर सकता है। अब बात करें कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स फाइलिंग हो गई या जीएसटी सिग्नेचर हो गए, टेंडर फाइलिंग हो गई, पीएफ ईएसआईसी फॉर्म फिलिंग हो गई, बैंक ट्रांजैक्शन हो गई और इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके हैं जहां पर आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कानूनी क्या प्रोविज़न दिए गए हैं आईटी एक्ट के अंदर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से संबंधित। तो सबसे पहले हमारी सेक्शन नंबर 3 आती है आईटी एक्ट की। वह क्या कहती है, यह धारा बताती है कि इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग कानूनी रूप से मान्य है और डिजिटल सिग्नेचर जो है पब्लिक प्राइवेट की पर आधारित होती है, जिसे हम क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यानी कि प्राइवेट और पब्लिक की, ये भी आप आईटी एक्ट के अंदर इसके बारे में समझेंगे, जिसमें कि मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद अगली सेक्शन है सेक्शन नंबर 3 है। इसे संशोधन के बाद इसे जोड़ा गया था, जो कि कहती है कि डिजिटल सिग्नेचर के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर भी कानूनी रूप से मान्य होंगे। जैसे कि एक तो डिजिटल सिग्नेचर हो गई, इसके अलावा ई साइनिंग हो गई या आधार कार्ड में केवाईसी सिग्नेचर हो गई, इन सभी को भी मान्यता प्रदान करता है हमारा ये सेक्शन। उसके बाद अगला सेक्शन हमारा आ जाता है सेक्शन नंबर 4, जो बात करता है इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड की कानूनी मान्यताओं के बारे में, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया गया रिकॉर्ड कानून रूप में मान्य होगा। यदि रिकॉर्ड पर डिजिटल सिग्नेचर लगा है तो उसकी वैधता एक हस्ताक्षरित पेपर डॉक्यूमेंट जैसी ही होगी। कहने का मतलब है जैसे कि हम किसी डॉक्यूमेंट पर अपने साइन करके उसको वैलिड माना जाता है, उसी तरीके से जो डिजिटल सिग्नेचर है उस पर अगर वो डिजिटल सिग्नेचर की स्टैंप है और डिजिटल सिग्नेचर उस पर है तो उसको भी मान्य जाएगा। और सेम इसी तरीके से उसकी जो इक्वालिटी है, कहें कि उतना ही मान्य होगा जितना वो पेपर में होता है एक सिग्नेचर। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन आ जाती है सेक्शन नंबर 5, जो इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर की कानूनी मान्यता की बात करता है। वहाँ पर था इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड की धारा 4 के अंदर, धारा 5 में इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर की। यह धारा स्पष्ट करती है कि इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड पर किया गया डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर कागज के दस्तावेज पर लिखे हस्ताक्षर के समान होता है। सिंपल शब्दों में इसे ही दोबारा से अच्छे से बताया गया है। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 है, जो बात करती है सरकारी उपयोग और ई फाइलिंग के बारे में। सरकार नागरिकों को ई फाइलिंग और ई फॉर्म और ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की अनुमति दे सकती है। इस प्रक्रिया में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपयोग किया जा सकता है। अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 15, जो बात करता है सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर के बारे में। यानी कि एक सिग्नेचर सिक्योर्ड कब माना जाएगा, जब वह सुरक्षा प्रक्रियाओं के अनुसार बनाया गया हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना की गई हो और वो सिग्नेचरी की पहचान की पुष्टि कर सके। उसके बाद धारा 17 आ जाती है। ये सारी सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट है, अगर आपको याद रहती है तो इनको ज़रूर अपना एग्ज़ाम में मेंशन कीजिएगा। अगली सेक्शन है सेक्शन नंबर 17, जो सीसीए शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप आईटी एक्ट को पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, सीसीए यानी कि कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। यह धारा बताती है कि भारत सरकार सीसीए नियुक्त करती है। सीसीए का काम क्या है कि ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हमें देती है, उनको एक लाइसेंस देती है और उनके द्वारा निगरानी रखी जाती है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा, और सुरक्षा मानक तय करता है। यानी कि जो कंट्रोलर
ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी के ऊपर होती है। उसके बाद अगली सेक्शन है सेक्शन नंबर 18 जो CCA की ही शक्तियों की बात करता है, उसकी पावर की बात करता है कि उसके पास ऑडिट करने की पावर है, रिकॉर्ड को जांचने की पावर है, अगर किसी नियम का उल्लंघन होता है तो उस पर कार्रवाई करने की पावर दी गई है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 21 जो बात करती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के लाइसेंस के बारे में, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्था सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना आवश्यक है। बिना लाइसेंस के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करना एक अपराध है। उसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 24 जो बात करता है आवेदनकर्ता की पहचान का सत्यापन करना, जैसे कि KYC के थ्रू, यानी कि उसको जब भी कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो ऐसे में या तो फोटो या वीडियो के द्वारा उसको देखा जाए, KYC उसकी की जाए। सर्टिफाइंग अथॉरिटी को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करने से पहले आवेदनकर्ता की पहचान सत्यापित करनी होती है। यदि आधार है तो वीडियो, KYC आधार वेरिफिकेशन आदि किया जाता है। उसके बाद अगला हमारा सेक्शन आ जाता है सेक्शन नंबर 35 जो बात करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करने के बारे में, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी केवल तभी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करती है जब आवेदनकर्ता की पहचान सत्यापित हो जाए और सभी दस्तावेज सही हों और नियमों का अच्छे से पालन किया जाए। उसके बाद अगला हमारा सेक्शन आ जाता है सेक्शन नंबर 37 जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के निलंबन यानी सस्पेंशन की बात करता है। अगर कोई गलत जानकारी देता है, सुरक्षा का कोई किसी तरीके का जोखिम है या उपयोगकर्ता अनुरोध करता है कि करता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी से कि उसका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया जाए, तो इस तरीके से सस्पेंशन हो जाता है। उसके बाद रिवोकेशन की बात की गई है सेक्शन नंबर 38 के अंदर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पूरी तरह रद्द भी किया जा सकता है जब निजी कुंजी प्रोमिस हो या फर्जी दस्तावेज दिए गए हों या फिर सिग्नेचर धारक की मृत्यु हो गई हो या फिर नियमों का उल्लंघन हो गया हो। उसके बाद प्राइवेट की के बारे में सेक्शन नंबर 40 के अंदर बताया गया है जो प्राइवेट की सुरक्षा की बात करता है। उपयोगकर्ता पर कानूनी जिम्मेदारी है कि वह अपनी प्राइवेट की को सुरक्षित रखे। इसका दुरुपयोग होने पर उपयोगकर्ता को भी उत्तरदायी माना जा सकता है। प्राइवेट की एक तरीके से हमारी सीक्रेट की होती है और पब्लिक की वह की होती है जिससे दूसरे की को देखा जा सकता है कि यह की सही है या नहीं है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करते हैं और इससे संबंध में क्या IT एक्ट के अंदर रिलेवेंट सेक्शन है जो आपको पता होनी चाहिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए लीगल जानकारी के साथ।